प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। अर्थात अब हम ब्रिटेन के संविधान को भी व्यापक रूप में समझाएंगे। अब कंटिन्यू ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत जितने भी कंपटीशन से संबंधित टॉपिक्स हैं उन सभी के ऊपर हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ब्रिटिश संविधान के स्रोत। अर्थात ब्रिटेन के संविधान को ठीक से समझें, इसके लिए सबसे पहले इस संविधान के स्रोतों की जानकारी होना अति आवश्यक है। वास्तव में ब्रिटेन का संविधान वैसे तो एक लिखित संविधान है, तो इसका मतलब ब्रिटेन के संविधान के स्रोत की चर्चा करते हैं तो भाई इसका स्रोत, इसका मतलब केवल परंपराएं हैं, अभिसमय हैं। वहाँ पर जो संवैधानिक परंपराएं होती हैं उनको अभिसमय भी कहा जाता है। तो वास्तविक रूप में तो ऐसा लगता है कि भाई फिर स्रोत क्या हो सकते हैं, जब लिखित ही है तो इसके स्रोत तो परंपराएं बन जाएंगी, प्रथाएं बन जाएंगी। नहीं, इसके स्रोत और भी हैं। तो वास्तविक रूप में वर्तमान समय में ब्रिटेन का जो संविधान है इसके स्रोतों को मुख्यतया दो भागों में बांटा जाता है। मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाया। ये संविधान हो गए, 6 स्रोत लेंगे हम, 6 बिंदु के आधार पर समझेंगे, परंतु मुख्यतया इसके स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है: लिखित स्रोत, अलिखित स्रोत। अलिखित स्रोत बहुत ज्यादा है, अलिखित अंश बहुत ज्यादा है। वहां वास्तव में राज्यव्यवस्था का संचालन ज्यादातर परंपराओं के आधार पर होता है, इसलिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, नो, कुछ अंश वहां लिखित भी है। विभिन्न प्रकार के अधिनियम संसद के द्वारा पारित किए गए हैं, तो वहाँ कुछ अंश लिखित रूप में भी मौजूद है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी संविधान ना तो पूर्ण रूप में लिखित होता है, ना पूर्ण रूप में अलिखित होता है। भाई ब्रिटेन के संविधान में अलिखित अंश ज़्यादा है, प्रधानता ज़्यादा है, इसलिए अलिखित संविधान कहा जाता है। पर क्या संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दुनिया का, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, तो क्या वहाँ पर अलिखित अंश नहीं है? यस, अलिखित अंश है। अमेरिका में विभिन्न प्रकार की प्रथाएं हैं, परंपराएं मौजूद हैं, जैसे सीनेटीय शिष्टाचार की परंपरा है, कार्यपालिका समझौतों की परंपरा है। तो वास्तविक रूप में हम पूरी दुनिया में किसी भी देश के संविधान का अध्ययन करते हैं तो भाई उसमें लिखित और अलिखित ये दोनों ही अंश मौजूद होते हैं, पर जिसमें जिसकी प्रधानता होती है उसे वही नाम दे दिया जाता है। तो ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान इसलिए है क्योंकि उसमें प्रथाओं का, परंपराओं का अंश बहुत ज़्यादा है, अधिकता बहुत ज़्यादा है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है, इसलिए उसमें कोई अनुच्छेद नहीं है। आपसे एग्जाम पूछा जाए ब्रिटेन के संविधान कितने अनुच्छेद हैं, एक भी अनुच्छेद नहीं है। वहाँ की राज्य व्यवस्था का संचालन वास्तविक रूप में संवैधानिक परंपराओं अर्थात अभिसमयों के द्वारा किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा, सबसे पहले तो इसके बारे में मैंने कुछ वाक्यांश नोट किए हैं जो कि कंपटीशन में विशेषकर पूछ लिया जाता है। दो वाक्यांश महत्वपूर्ण हैं, ऑग व जिंक और मुनरो। ये दोनों ही विद्वान वास्तविक रूप में ब्रिटेन के संविधान के स्रोत के बारे में अपने वाक्यांश दे रहे हैं और इनसे स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन के संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है भाई, जैसे अब हम तुलना करना चाहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के स्रोत हैं, तो उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं प्रत्येक देश के संविधान के स्रोतों के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। जैसे जैसे जिस देश के संविधान के ऊपर हम वीडियो अपलोड करेंगे उसी हिसाब से उनके स्रोतों की भी चर्चा अवश्य करेंगे। तो ऑग व जिंक कह रहे हैं कि सभी शासनों में सिद्धांत व व्यवहार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, लेकिन जिस प्रकार यह अंतर ब्रिटिश शासन व्यवस्था का आधार बना हुआ है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। मतलब ऑग व जिंक का कहना है कि भाई वैसे तो सिद्धांत और व्यवहार में सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं में अंतर पाया जाता है, सभी देशों के संविधान में अंतर पाया जाता है सिद्धांत और व्यवहार में, कि सिद्धांत में कुछ है, व्यवहार में कुछ है। जैसे मैं भारत को उदाहरण देना चाहता हूँ,
कि भारत में वास्तविक रूप में देखा जाए तो सिद्धांत में जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को सौंपी गई है, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मतलब राज्याध्यक्ष को सौंपी गई है मगर शासनाध्यक्ष के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। परंतु ब्रिटेन में सिद्धांत और व्यवहार में पूरी दुनिया के संविधानों से ज़्यादा अंतर मौजूद है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में ब्रिटेन में सिद्धांत में यदि देखा जाए तो राजतंत्र है, परंतु व्यवहार में वहाँ लोकतंत्र है। अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में वहाँ सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं इस बात को बार बार समझाता रहूँगा कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर कैसे पाया जाता है, और विशेषकर जब ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं समझाऊंगा तब इस बिंदु को व्यापक रूप में समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ तो हम स्रोत की बात कर रहे हैं इसलिए। प्लीज दूसरा व्याख्यान से मुनरो क्या कह रहे हैं कि यह संस्थाओं, मतलब ब्रिटेन का संविधान, यह संस्थाओं, सिद्धांतों और व्यवहारों का मिश्रण है। यह आज्ञापत्रों, संसदीय कानूनों, न्यायिक निर्णयों, पूर्व दृष्टांतों, प्रथाओं और परिपाटियों का सम्मिश्रण है। मतलब मुनरो ने स्पष्ट रूप में बता दिया है कि ब्रिटेन के संविधान के स्रोत क्या है। वैसे ज़्यादातर विद्वानों ने यहाँ तक कह दिया है कि ब्रिटेन का संविधान है ही नहीं, उसका कोई दस्तावेज ही नहीं दिया जा सकता, कोई आलेख ही नहीं है, तो फिर वो संविधान है ही नहीं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो संविधान उसका दस्तावेजी हो। और वैसे भी देखा जाए तो अब ब्रिटेन के संविधान का कुछ अंश लिखित भी हैं। तो मुनरो ने यहाँ अपने वाक्यांश के द्वारा ब्रिटेन के संविधान के जो स्रोत हैं उन सब की चर्चा की है। आप एग्जाम की दृष्टि से नोट कीजिएगा, विशेषकर ये कोटेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है, वाक्यांश एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं मुख्यतः ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। ये बात स्पष्ट होगी कि ब्रिटेन का संविधान वैसे अलिखित संविधान है, और वैसे देखा जाए दुनिया का सबसे पुराना संविधान है। ये है तो अलिखित, इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान वास्तविक रूप में देखा जाए तो सभी संविधानों की जननी है। ब्रिटेन की संसद सभी संसदों की जननी है। ब्रिटेन का मंत्रिमंडल सभी मंत्रिमंडलों की जननी है। इसलिए जब ब्रिटेन का संविधान सभी संविधानों की जननी है, सभी संसदों की जननी है, सभी मंत्रिमंडलों की जननी है, तो भाई ऐसी स्थिति में उस जननी की जानकारी होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में उस माँ के बारे में जानकारी होना जरूरी है। मैंने यही बात को ध्यान में रखते हुए अब ये तय कर लिया है कि सबसे पहले मैं आपको ब्रिटेन के संविधान से संबंधित सभी बातें अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। मैं मेरे विद्यार्थियों के हित के लिए विशेष प्रयास करता रहूँगा। तो सर्वप्रथम मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर अपलोड करते हैं इसकी जानकारी आपको मिले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? वैसे स्रोतों के बारे में मुनरो ने स्पष्ट कर दिया है, इसे स्पष्ट हो रहा है कि ब्रिटेन के संवैधानिक स्रोत कौन कौन से, पर हम इसको व्यापक रूप में समझाएंगे। नंबर 1 पहला स्रोत है संवैधानिक समझौते व आज्ञापत्र। अर्थात वास्तविक रूप में ब्रिटेन के संविधान का जो पहला स्रोत है वह संवैधानिक समझौते व आज्ञा पत्र हैं। मतलब ब्रिटेन में समय समय पर विभिन्न प्रकार के समझौते किए गए हैं, समय समय पर विभिन्न प्रकार के आज्ञा पत्र जारी किए गए हैं जो कि ब्रिटेन के संविधान के स्रोत बन जाते। कैसे? जैसे विशेषकर ब्रिटेन में 1215 का वृहत अधिकार पत्र, 1628 ईस्वी का पत्र और 1689 ईस्वी का पत्र। इनके अंतर्गत वास्तविक रूप में 1215 ईस्वी का जो आज्ञा पत्र है इसमें विशेष बल दिया गया था कि राजा की निरंकुशता को समाप्त किया जाए 1215 ईस्वी में। 1628 ईस्वी में विशेष प्रयास किया गया था। क्या प्रयास किया गया था? कि प्रतिनिधित्व के बिना कार्य नहीं, ये सिद्धांत स्पष्ट किया गया था। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में प्रतिनिधित्व के ऊपर बल दिया गया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कारण नहीं। कब अस्तित्व है? 1628 में। और 1689 ईस्वी के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजा की निरंकुशता को पूर्ण रूप में समाप्त कर दिया गया और संसद की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया गया। आज ब्रिटेन में वास्तविक रूप में संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ही मौजूद है। अर्थात वहाँ ब्रिटेन में संसद जैसा भी कानून बनाएगी
वो कानून मान्य है। ब्रिटेन की न्यायपालिका भी संसद के द्वारा बनाए हुए कानून को अमान्य, असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1215, 1628 और 1689। मूल बिंदु क्या बन गया? संवैधानिक समझौते व आज्ञा पत्र समय समय पर जो आज्ञा पत्र जारी किए गए हैं वो वास्तविक रूप में संविधान का भाग बन गए हैं, इसलिए ये है संविधान का पहला स्रोत। दूसरा, संसद द्वारा पारित संवैधानिक कानून। ब्रिटेन के संविधान का जो दूसरा स्रोत है संसद द्वारा पारित संवैधानिक कानून, मैंने यहाँ पर लिख लिया स्रोत 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 स्रोत हो गए। ये संविधान की सकल सूरत होगी, वर्तमान समय संविधान कैसा है। ठीक है, तो दूसरा है संसद द्वारा पारित संवैधानिक कानून। वास्तव में ब्रिटेन के अंतर्गत संसद की संप्रभुता का सिद्धांत है वर्तमान समय, मतलब संसद संप्रभु है। संसद संप्रभु का मतलब क्या है कि भाई ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है उसके द्वारा किसी प्रकार का कानून बनाया जा सकता है। ब्रिटेन की संसद के द्वारा किसी भी विषय पर, किसी भी क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार का कानून बनाया जा सकता है। न्यायपालिका भी संसद के द्वारा बनाए हुए कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकती, इसलिए वहाँ संसद की संप्रभुता है। अर्थात संसद की संप्रभुता का मतलब यही है कि ब्रिटेन की संसद किसी भी विषय पर कैसा भी कानून बना सकती है। जैसे डी लोलमे ने कहा है कि ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। नंबर 1 बात, इसका मतलब ये है कि भाई कैसा भी कानून बना सकती ब्रिटेन की संसद। अगली बात, स्पष्ट रूप में कहा है कि ब्रिटेन की संसद यदि चाहे तो एक अपराधी को उसी के मामले में न्यायाधीश घोषित किया जा सकता है। मतलब वहाँ संसद इतनी सर्वोच्च, इतनी संप्रभु है। देखो किसी देश में संविधान सर्वोच्च होता है, जैसे मैंने अमेरिका का संविधान समझाया तो उस समय कहा था कि अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, यस। और ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया, मतलब ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। न्यायपालिका संसद के द्वारा बनाए कानूनों का अवैध घोषित नहीं कर सकती। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है कि कांग्रेस के द्वारा, मतलब अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है, कांग्रेस के द्वारा संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाया ही नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। और ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया, इसलिए ब्रिटेन के अंतर्गत संसद के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के संवैधानिक कानून बनाए गए। कैसे? जैसे 1911 है, 1928 हैं, 1948, 1969 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो अधिनियम हैं वो पारित किए गए थे, जिसमें हम 1911 की बात करें, 1949 की बात करें तो इसमें लॉर्ड सभा को धीरे धीरे शक्तिहीन किया गया था। मतलब लॉर्ड सभा रूपी चिड़िया के पंखों को कुतरने का कार्य किया गया था। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि लॉर्ड सभा एक शक्तिहीन सदन है। लॉर्ड सभा एक शक्तिहीन सदन है वास्तविक रूप में। हैं, दुनिया के अन्य सदनों से जब हम तुलना करते हैं, द्वितीय सदनों से तुलना करते हैं, तो हमें ये सबसे कमज़ोर सदन दिखाई देता है। यस, तो वास्तव में समय समय पर संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो भी ब्रिटेन के संविधान का स्रोत बन गए हैं। अर्थात वास्तव में वो ब्रिटेन के संविधान का अंश बन गए हैं, ब्रिटेन के संविधान का भाग बन गए हैं, और वो लिखित अंश है। इसलिए एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, ये 5 तक जो स्रोत हैं वो वास्तव में लिखित स्रोतों में आते हैं, और पूर्व दृष्टांत, प्रथाएं, चलन व अभिसमय ये वास्तव में किस में आते हैं? विशेषकर अभिसमय अलिखित में आते हैं। मैंने कहा था ना कि भाई ब्रिटेन के संवैधानिक स्रोतों को 2 भागों में बांट सकते हैं हम, लिखित और अलिखित। तो ये लिखित है, ये अलिखित है। तीसरा है न्यायिक निर्णय। वास्तविक रूप में समय समय पर ब्रिटेन की न्यायपालिका के द्वारा जो ये संवैधानिक कानून हैं, जो विभिन्न प्रकार के अधिनियम हैं, उनकी व्याख्या की गई है, और उन व्याख्याओं के आधार पर न्यायपालिका ने निर्णय लिया है, और वो निर्णय भी संविधान का भाग बन गए हैं। इसलिए न्यायिक निर्णय भी ब्रिटेन के संविधान का स्रोत है। अब इसमें व्यापक रूप में हम प्रत्येक के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि आगे हमें ब्रिटेन का संविधान ही समझाना है, तो ये सारी बात व्यापक रूप में मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट, सामान्य विधि।
सामान्य विधि वास्तविक रूप में ब्रिटेन के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उन प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर न्यायपालिका के द्वारा अपना फैसला सुनाया जाता है, न्यायपालिका के द्वारा निर्णय लिया जाता है, जिन्हें कि न्यायपालिका के द्वारा निर्मित कानून भी कहा जाता है। वास्तविक रूप में यही सामान्य विधि है कि प्रथाओं के आधार पर, परंपराओं के आधार पर न्यायपालिका भी कुछ कानूनों को, कुछ प्रथाओं को स्वीकृति देती है। मतलब उन प्रथाओं को न्यायालय स्वीकृति दे देती है और वो कानून बन जाते हैं, वो संविधान का भाग बन जाते हैं। कुछ प्रथाओं को न्यायपालिका स्वीकृति दे देती है, वो वास्तव में कानून बन जाते हैं और वो संविधान का भाग बन जाते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो ब्रिटेन के अंतर्गत जब भी कभी किसी परंपरा या अभिसमय का उल्लंघन बार बार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे लिखित अंश दे दिया जाता है, या तो संसद के द्वारा उसे कानूनी रूप दे दिया जाता है, या वास्तविक रूप में न्यायपालिका के द्वारा सामान्य विधि के आधार पर, सामान्य विधि मीन्स प्रथाओं के आधार पर उसे वास्तविक रूप में न्यायपालिका भी जो है अपने न्यायिक निर्णय के आधार पर कानून का रूप दे देती है। इसलिए सामान्य विधि भी ब्रिटेन के संविधान का स्रोत बन जाती है। नेक्स्ट 5वां है संवैधानिक टीकाएं। संवैधानिक टीकाएं मीन्स ब्रिटेन के संविधान के ऊपर समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने अपनी टीकाएं लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं संविधान के ऊपर। कैसे? जैसे मैंने जो महत्वपूर्ण टीकाएं हैं उनके नाम नोट कर दिए हैं। जैसे कीथ है, एक विद्वान कीथ है, कीथ की पुस्तक है साम्राज्य का संविधान, प्रशासन और कानून। नोट कीजिएगा, कमीशन पूछा जाता है। जेनिंग्स की है विधि और संविधान, बेजहॉट की है इंग्लैंड का संविधान, एनसन की है संविधान की विधि व लोकाचार, और मे विद्वान हैं, इनकी है संसदात्मक प्रथाएं, और डायसी की है संविधान की विधि। तो ये भी ब्रिटेन के संविधान के स्रोत बन गए। कैसे? कि जब वास्तव में न्यायपालिका को अपना न्यायिक निर्णय लेते समय या संवैधानिक कानूनों की या सामान्य विधि की ये न्यायिक निर्णय जो लिया गया है न्यायपालिका के द्वारा, न्यायिक निर्णय, इन सबकी व्याख्या करने में जब न्यायपालिका को कहीं दिक्कत आती है तो न्यायपालिका इन टीकाओं के आधार पर अपने तर्क प्रस्तुत करती है। कौन? न्यायपालिका। इसलिए ब्रिटेन के संविधान का स्रोत ये जो संवैधानिक टीकाएं हैं ये भी बन जाती हैं। ये ब्रिटेन के संविधान के ऊपर ही लिखी गई हैं। ठीक है भाई, तो ये 5वां होगा संवैधानिक टीकाएं। ये जो टीकाएं हैं इन विद्वानों के नाम लिखिएगा और इनकी पुस्तकों के नाम लिखेंगे कि क्या क्या टीकाएं हैं इनकी। अब ये तो होगा एक प्रकार से इसका लिखित स्रोत। 1 आप सामान्य रूप 2 भागों में बांट सकते हैं स्रोतों को, है लिखित और अलिखित। और ये विशेषकर अभिसमय जो है ये दूसरा पार्ट बन जाता है। ये किस में होगा? अलिखित। यस, लिखिएगा अलिखित। ये रेड पेन यूज कर रहा हूँ, हो सकता है आपको दिखाई देने में परेशानी आए तो मैं बोल रहा हूँ। दूसरा क्या है? अलिखित। तो ब्रिटेन के संविधान के 2 स्रोत हो गए ना, लिखित और अलिखित, है ये ध्यान रखना है 2 स्रोतों को। मतलब आप वास्तव में इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, लिखित और अलिखित स्रोत। और अलिखित स्रोत में कौन सा आएगा? अभिसमय आएंगे, परंपराएं आएंगी। तो छठा जो स्रोत है वो क्या है? पूर्व दृष्टांत, प्रथाएं, चलन व अभिसमय। वास्तविक रूप में ब्रिटेन के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो अभिसमय है। अभिसमय क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की जो राज्य व्यवस्था है उसका संचालन विशेषकर
परंपराओं के आधार पर ही होता है। परंपराओं की संख्या ही ज़्यादा है। जैसे वहाँ मैं अभिसमय के प्रकार की बात करता हूँ तो राजा से संबंधित परंपराएं हैं, संसद से संबंधित परंपराएं हैं, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं हैं। जैसे मंत्रिमंडल की अध्यक्षता राजा नहीं करेगा बल्कि प्रधानमंत्री करेगा। जैसे जिस दल को बहुमत मिलता है उसका जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनेगा। इस प्रकार से दुनिया भर की परंपराएं हैं। इनके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, ये ध्यान रखेंगे। किस नाम से? ब्रिटिश संविधान के अभिसमय परंपराएं। तो ये सारी परंपराएं आप वहाँ देख सकते हैं। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो ब्रिटेन के संविधान का स्रोत वहाँ की परंपराएं हैं, अभिसमय हैं, जिसको कि संवैधानिक परंपराएं कहा जाता है। संवैधानिक परंपराएं क्या हैं? संवैधानिक परंपराएं वास्तविक रूप में राजनीतिक आचरण के वो नियम हैं जिनके द्वारा ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम का संचालन किया जाता है। और वास्तविक रूप में ब्रिटेन के अंतर्गत ये अभिसमय या संवैधानिक परंपराओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा होने के कारण ही ब्रिटेन के संविधान को अलिखित कहा जाता है। तो विशेषकर ध्यान रखेंगे, ये क्या होगा? पूर्व दृष्टांत, प्रथाएं, चलन अथवा अभिसमय। तो ये प्रथाएं, चलन, अभिसमय तो एक बात हो गई। और पूर्व दृष्टांत का भावार्थ ये हो गया कि वास्तविक रूप में जैसे जो न्यायपालिकाओं के द्वारा समय समय पर जो फैसला सुनाया जाता है, तो उस समय जो फैसला सुनाया गया है उस फैसले के आधार पर आगे जब कभी कोई दिक्कत आती है तो उसका हवाला दे दिया जाता है कि भी पहले हमने यह बातें कही थी, यह निर्णय लिया था, इस बात को यहाँ स्वीकार करते हैं। तो पहले जो दृष्टांत उदाहरण दिए गए हैं उनको भी जो है बाद में आगे जो फैसला सुनाया जाता है उनको मान्य कर दिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। तो वास्तविक रूप में ब्रिटेन के संविधान के जो स्रोत हैं वो कितने हो गए? कुल 6 हो गए। वैसे 2 भागों में बांट देंगे, लिखित और अलिखित। ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको दिखाया स्रोत 1 2 3 4 5 6 स्रोत हो गए। आप नोट कीजिएगा। डायग्राम बनाना चाहते हैं तो और ये होगा ब्रिटेन का संविधान। तो वर्तमान समय में ब्रिटेन के संविधान की जो शकल सूरत है वो किस प्रकार की है आप आसानी से समझ सकते हैं। मतलब वर्तमान समय में ब्रिटेन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वह वास्तव में इस प्रकार का कैसे बना है, इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो ये सारे स्रोतों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। और कंपटीशन में किसी न किसी रूप में इससे संबंधित बातें अवश्य पूछी जाती हैं। और स्नातक स्तर के विद्यार्थियों से भी किसी न किसी रूप में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, गलती नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ आप ब्रिटेन के संविधान के स्रोतों को ठीक से समझ गए होंगे। जब तक किसी भी संविधान के स्रोत को आप ठीक से नहीं समझेंगे उस संविधान को स्पष्ट रूप में हम समझ नहीं पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।